पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका। पनडुब्बी प्रोजेक्ट से फ्रांसीसी कंपनी पीछे हटी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से पहले फ्रांस के प्रमुख हथियार कंपनी नेवल ग्रुप ने भारत को बड़ा झटका दिया है और घोषणा की है कि वो भारत में P-75 इंडिया परियोजना में भाग लेने में असमर्थ है, जिसके तहत भारत में नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ये प्रोजेक्ट 43,000 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी निर्माण करने वाली कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से एक फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप भी शामिल थी। लेकिन अब फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने कहा है कि वो प्रस्ताव के लिए अनुरोध की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता और इसलिए वो बोली लगाने की प्रक्रिया को आगे जारी रखने में सक्षम नहीं है। इंडियन नेवी के लिए ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की नई रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत है, जिसके तहत भारत सरकार की कोशिश है कि विदेशी कंपनियां भारत में आए और भारत की कंपनी के साथ भारत में पनडुब्बियों का निर्माण करेगा और भारत की कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। लिहाजा भारत सरकार पनडुब्बियों के निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ काम करने के लिए इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के तहत भागीदारी की तलाश कर रही है। P-75 प्रोजेक्ट भारत में पनडुब्बियों के निर्माण की दूसरी परियोजना है। इससे पहले भारतीय नौसेना समूह ने भारत में मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड यानी कि MDL के साथ साझेदारी में P-75 परियोजना के तहत 6 कलवरी क्लास पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण अभी भी पूरा किया है। P-75 परियोजना पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे और 6 में से 4 पनडुब्बियों को पहले ही नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इस क्लास में 6ठी पनडुब्बी को पिछले महीने लॉन्च किया गया था और अगले साल के अंत तक इसके चालू होने की उम्मीद है। दरअसल भारत की जरूरतें अलग है। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे और उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ होने वाली है, जो दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति पिछले महीने ही चुने गए हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस दौरे को लेकर कहा था कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी बैठक दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता की पुष्टि करेगी और हमें भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी के अगले चरण की टोन सेट करने का अवसर भी देगी। लेकिन नेवल ग्रुप की इस प्रक्रिया से हटने से P-75 प्रोजेक्ट को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध का आज 69वां दिन है और भीषण तबाही के बाद आखिरकार रूस को युद्ध में पहली बार निर्णायक जीत मिलती दिख रही है और अमेरिका ने भी पहली बार माना है कि यूक्रेन के बहुत जल्द कई टुकड़े हो जाएंगे। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि रूस इसी महीने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से को यूक्रेन से अलग कर देगा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मई के मध्य तक रूस पूर्वी यूक्रेन को अलग करने की योजना बना रहा है और उन क्षेत्रों को अलग गणराज्य के तौर पर मान्यता दे सकता है। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के अमेरिकी राजदूत माइकल कॉर्पोरेटर ने सोमवार को कहा, क्रेमलिन की खेल की किताबों में काफी सारी संदिग्ध गतिविधियां भरी पड़ी है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की इस संदिग्ध हरकत को मान्यता नहीं देंगे। माइकल ने कहा कि अमेरिका और हमारे कुछ सहयोगी के पास जानकारी है कि रूस तथा कथित डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल रिपब्लिक में दिखावे के लिए जनमत संग्रह की योजना बना रहा है, जिसके जरिए रूस खुद को इसे जोड़ लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संकेत हैं रूस खेरसोन शहर में भी स्वतंत्रता के लिए वोटिंग करवाने की योजना बना रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हम मानते हैं कि क्रेमलिन लोकतांत्रिक या चुनावी वैधता का एक लिबास ओढ़ने की कोशिश करने के लिए नकली जनमत संग्रह कराने की कोशिश करता है और ये क्रेमलिन के प्ले बुक का एक हिस्सा है। मध्य मई तक रूस पूर्वी यूक्रेन में वोटिंग करवा सकता है। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादी नेता रहते हैं जो रूस का समर्थन करते हैं और रूस की कोशिश पूर्वी यूक्रेन को मुख्य यूक्रेन से काटकर अलग कर देने की है और फिर उन्हें नए नए देश बना देने की है जहां रूस समर्थित सरकार होगी। रूस ने युद्ध की शुरुआती डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग और स्वतंत्र राज्य की मान्यता देकर की थी ताकि वो यूनाइटेड नेशंस की कार्रवाइयों से बच सके। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका कभी भी इस तरह की दिखावटी जनमत संग्रह और मनगढ़ंत वोटों को वैध नहीं मानेगा और न ही अतिरिक्त यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करने के किसी प्रयास को मान्यता देगा। अमेरिकी अधिकारी ने हालांकि इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी कि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने कितने ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेन में ज्यादातर हिस्सों पर रूसी सैनिकों का पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुका है। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने आरोप लगाया है जिन शहरों पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो गया है वहां के स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को अगवा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय महापौर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अपहरण कर लिया गया है और उस क्षेत्र में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कीव के अधिकारियों की भागीदारी को बिना कोई जानकारी दिए रूस अभी तक 1847 बच्चों समेत 11,500 से ज्यादा लोगों को यूक्रेन से रूस ले जा चुका है। यूक्रेन की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि रूसी सैनिक यूक्रेनी लोगों को अपहरण कर रहे हैं
और उन्हें रूस ले जा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो सौदेबाजी कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक जिन क्षेत्रों से यूक्रेनी लोगों को रूस ले जाया गया है उन क्षेत्रों में डोनेट्स्क और लुहांस्क के लोग शामिल हैं, जो पूर्वी यूक्रेन हिस्सा है, और माना जा रहा है कि मध्य मई तक इन क्षेत्रों को रूस यूक्रेन से अलग करके नए स्वतंत्र क्षेत्रों में बांट देगा। कनाडा में यूक्रेन के मनोनीत राजदूत ने कहा, रूस को यूक्रेन के नाबालिग बच्चियों के साथ साथ महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के लिए अपने सैनिकों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यूलिया कोवालिक ने कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन समिति को बताया, रूस यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस ने भी यूक्रेनी बच्चों का अपहरण कर लिया है और उन्हें रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों से अब रूस ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सरकार बच्चों को खोजने और उन्हें वापस लाने के लिए रूस के साथ बात कर रही है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 68 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद न तो रूस जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और न ही यूक्रेन हारता हुआ। इस बीच रूस के सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया है कि वे अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। पुतिन के मुख्य पत्र के रूप में प्रसिद्ध टीवी न्यूज एंकर दमित्री ने रविवार की रात के शो में कहा, रूसी राष्ट्रपति को ब्रिटेन के खिलाफ पोसीडन अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी, जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराई में डुबो देगी। न्यूज एंकर ने दावा किया कि पोसीडन टारपीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1640 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी। यूके को दुनिया के नक्शे से मिटाने वाले एक ग्राफिक को दिखाते हुए एंकर ने कहा कि समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगा। रूसी मीडिया की धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसीडन परमाणु हथियार की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पोसीडन टारपीडो और ड्रोन का मिश्रण है। मॉस्को का दावा है कि ये हथियार किसी भी देश की न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल तटीय शहरों को नष्ट करने या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। पोसीडन एक 65 फीट लंबे ट्यूब से बना हुआ है, जिसका व्यास लगभग 6 फीट का है। इसे स्पेशली मॉडिफाइड पनडुब्बियों के साथ जोड़कर दुश्मन के इलाके के बेहद नजदीक ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।